एक क्वेश्चन है कि जब हम गणेश जी का मंत्र करते हैं है तो जो मंत्र है ओम गण गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः। कई लोग गम कहते हैं, ये गम नहीं ये गण है, ध्यान रखना। इसके पीछे रीजन है, जब भी हम ग के ऊपर बिंदी है तो हम उसे गम कहते हैं, लेकिन स्पेशली गणेश जी के मंत्र में हम उसको गण बोलते हैं, ना कि गम। ओम गण गणपतये नमः। यहाँ पे जो उपसर्ग होता है गण का, देखिए ये सभी बीज मंत्र होते हैं। गण भी कहलाता है, गम भी कहलाता है। गम भी एक बीज मंत्र है, गण भी एक बीज मंत्र है, लेकिन दोनों का यूज करने का तरीका अलग अलग है। राइट। जब हम गण बोलते हैं तो वो गणेश जी से लिंक होता है। जब हम गम बोलते हैं तो गणेश जी से लिंक नहीं होता है, वो किसी और देवता से लिंक हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ध्यान देना है हमें कि गणेश जी के मंत्र में हमें ओम गण गणपते नमः कहना है, ना कि ओम गम। ठीक है। फिर वी हैव अनदर क्वेश्चन। वो फास्टिंग में नाइट में खाना 2 बार खा सकते हैं क्या? जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें दिन का ज्यादा महत्व बताया गया है। देखिए हमें एक चीज समझनी होगी, सूर्य हमारी आत्मा है। राइट। जब बोलते हैं हम सूर्य आत्मा है, तो सूर्य उगता कब है? दिन में उगता है। और वही सूर्य जो आत्मा का कारक है, वो क्या देता है? ऊर्जा देता है। अब फास्टिंग हम क्यों कर रहे हैं? फास्टिंग का मेन पर्पस क्या है? फास्टिंग का जो मेन पर्पस है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमें डिटॉक्सिफाई कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है, जो कि फिफ्थ हाउस और फर्स्ट हाउस को लिंक है, सेम तत्व है। ठीक है। तो फास्टिंग का मकसद है डिटॉक्सिफिकेशन। दिन में जब सूर्य उगता है, जब हम उसमें फास्ट करेंगे तो उस पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव पड़ता है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। तो फास्टिंग जो है वो कब करनी है आपको? दिन में ही करनी है, सूर्योदय से सूर्यास्त। इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप दूसरा सवाल है कि क्या फास्टिंग में नाइट में 2 बार खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हो। क्यों नहीं खा सकते हो? आप बिल्कुल खा सकते हो। कारण है क्योंकि आपने फास्टिंग कर ली है। राइट। एक बार आपकी फास्टिंग हो गई, आप नाइट में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, इट डजेंट मैटर। बट यूजुअली मेरा ये मानना है कि व्हेन यू आर फास्टिंग, फास्टिंग किसके लिए है? सिर्फ फास्टिंग बॉडी के लिए नहीं है। फास्टिंग इज ओनली नॉट फॉर डिटॉक्स। फास्टिंग इज अगेन लिंकेज। हम फास्टिंग को जो शब्द यूज करते हैं हिंदी में, उसे कहते हैं योग। योग का अर्थ है कनेक्ट। कनेक्ट, या हम जिसे कहते हैं जोड़ भी। राइट। तो आप किससे जोड़ रहे हो खुद को? अगर आपका उस फास्टिंग का पर्पस केवल सेल्फिश डिजायर है कि मैं अपने प्लेनेट का डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा हूँ, आप 2 बार नहीं 4 बार खाओ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फास्टिंग का डिजायर आपका 12th हाउस से कनेक्ट है, तो सादा सादा भोजन लो। जैसे आपने दिन भर फास्टिंग की है, रात को सादा सात्विक भोजन, 2 रोटी 3 रोटी जो भी आप खाते हो, हल्का सा डाइट, दाल रोटी चावल, बस दैट्स इट। क्योंकि जो आपके बॉडी से डिटॉक्स करोगे आप, तभी वो कनेक्ट पॉसिबल है। राइट। और जब आपका कनेक्ट होगा, सो कनेक्ट इज नथिंग बट योर 12th हाउस, सो इट बिकम्स अ डिवाइन रेमेडी। तो फास्टिंग का जो संबंध है केवल बॉडी से ही नहीं है, उसका 12th हाउस से भी है। ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपकी चॉइस है, खा सकते हो, बट बेटर इफ नॉट। ठीक है। इस पे कोई किसी का प्रश्न है? ओके, मूविंग अहेड। राहु को कंट्रोल करने के लिए केतु को कैसे यूज करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए हमें एक चीज समझनी होगी कि राहु केतु को ना हम अभी भी ना समझ नहीं पा रहे। ये क्लास मैंने पहले भी ली थी, पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं आपको। जैसे कहता हूं मैं राहु और केतु, राइट। तो जो पेड़ है, पेड़, जो आपका पेड़ है, उस पेड़ का उस पेड़ का जड़ जो है केतु है। केतु कभी नजर नहीं आता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। केतु कभी नजर नहीं आता है। क्या केतु आपने कभी नजर आएगा? क्योंकि वो जमीन के अंदर है वो।
ये जो केतु है ना जमीन के अंदर है। उसके बाद ये और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो राहु है पेड़ का। ठीक है। और जो इसके फल है, इसके जो फ्रूट्स है, आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। इस पेड़ पे जो फल लगे वो उस राहु का रिजल्ट है। तो अगर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहूँ तो दिस इज माय रिजल्ट। ठीक है जी। फिर उसके बाद दिस इज माय राहु, दिस इज माय राहु, और ये मेरा केतु है। अब जब मैं केतु की बात करूं, इस पेड़ को नरिशमेंट कौन दे रहा है? केतु दे रहा है। जो भी पोषक तत्व कहाँ से ले रहा है? वो इस ये जो इसकी जड़ें हैं, हमें अगेन समझना होगा। इस जो पेड़ की जड़ें हैं वो इस धरती के नीचे है, जो दिख नहीं रही है। और ये जो जड़ें हैं, यही वो केतु है, क्योंकि पोषक तत्व नीचे से ले रहा है। अब ये कहते हैं कि राहु को कंट्रोल करने के लिए केतु का कैसे यूज करें। वो ये कहता है कि आप जड़ों से कनेक्ट करो। राहु भटकाव है, लेकिन उस भटकाव को या तो ध्यान में या तो एक्सपांशन में, फैलाव में कन्वर्ट करने के लिए आपको केतु को नविश करना होगा। केतु क्या बोलता है? किसी भी चीज को कैसे स्टार्ट करना है? बेस से, रूट से, और छोटे लेवल से। और राहु क्या बोलता है? नहीं, मुझे सब कुछ बड़ा चाहिए, क्योंकि केतु का जो रिजल्ट, केतु जो है वो दिखता नहीं है। तो ये जो है ना, ये हमें बेस पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप बेस में काम करने लगते हो, नरिशमेंट कहाँ जाती है? राहु पे, और रिजल्ट क्या हो जाता है? बेस्ट हो जाता है। और आप केतु पे काम नहीं करोगे, हो सकता है फल मिले भी, लेकिन उस फल में क्या होंगे? कीड़े होंगे। देखा होगा ना, पेड़ में कीड़े लग जाते हैं, आम में बहुत अंदर कीड़े लग जाते हैं। वो क्या दिक्कत है? उसको नरिशमेंट प्रॉपर मिल नहीं पाई है। आप फिर क्या करोगे? किसी पौधे को ठीक करने के लिए आप उस पर छिड़काव करते हो। आप 99% आज की रेमेडी राहु बेस हो गई है। हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग छिड़काव कहाँ करते हैं? उस पेड़ पे करते हैं, उस पौधे पे करते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए। लेकिन बेटर है कि आप उसको नीचे से नरिश करो। उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं, जो आजकल जैविक खाद ये सब पे काफी कंसेप्ट आया हुआ है, दैट इज अ केतु बेस्ड रेमेडी, क्वालिटी बेस्ड रेमेडी। ठीक है। और यूजुअली मैं कहूंगा कि आप रूट से कनेक्ट करो। केतु इज अगेन लिंक्ड समवेयर टू योर लाइफ डिसिप्लिन ऑल्सो, राइट? विदाउट दैट यू कैनॉट मूव अहेड। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, राहु को कंट्रोल करना है तो केतु के बिना संभव नहीं है। इस पे काफी क्लासेस हो चुकी है, आप प्लीज पुराने क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है जी। इफ वी मेक डोनेशन इन भंडारा एंड लंगर, विल इट बी काउंटेड एज 12th हाउस? परफेक्ट क्वेश्चन है। 12th हाउस क्या है? दिस इज माई 12th हाउस। ये जो हाउस दिख रहा है ना आपको, डिवाइन, ये मेरा 12th हाउस है। अब जैसे मैं कहता हूँ लंगड़ और भंडारा, क्यों नहीं कर सकते आप? मुझे बताइए। आप जब भी किसी चीज को खिलाते पिलाते हो, तो खाना पीना कौन सा हाउस है? खिलाना पिलाना सेकंड। सेकेंड हाउस, राइट? अब आप जब लंगर करते हो, जो कि सिख लोग अक्सर देखते हो आप लोग करते नहीं करते? जब आप लंगर करते हो या भंडारा करते हो, तो आप लोगों को खिलाते पिलाते हो। सेकेंड हाउस का लिंक कहीं ना कहीं फाइनेंस से भी है, विटामिन एम से भी है। और 12th हाउस क्या बोलता है? कि आप निस्वार्थ निष्काम किसी को दो। तो यस, दिस कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज अ 12th हाउस रेमेडी, और ये डिवाइन रेमेडी है, जो आपके फैमिली, आपकी वाणी और आपके धन, तीनों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ठीक है।
आई कैन से दिस इज अ डिवाइन रेमेडी, हमेशा करते रहना चाहिए। भूखों को भोजन कराने से बेहतर रेमेडी नहीं हो सकती है। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट है सर 6 8 12 को कुंडली में कैसे पहचाने? ये व्यक्ति नए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज पुराना वीडियो देखिए। 6 8 12 को पहचाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। किसी भी कुंडली को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक छठा भाव होता है। ठीक है, ये मेरा 6th हाउस है। ठीक है, ये मेरा 8th हाउस है, ये मेरा 12th हाउस है। राइट, और ये 6 8 12 है। 6th हाउस का जो सोल पर्पस है वो ये कहता है कि मुझे सेवा चाहिए। वो आपसे सेवा डिमांड करता है। इसीलिए जो जितने बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी बनते हैं वो 6th हाउस से बनते हैं। हालांकि वो सेवा करे ना करे, नहीं करते तो उसका प्राप्त उनको ही मिलता है। 8th हाउस जो है वो ओकल्ट है, अगर बेटर वर्ड में कहूँ तो अध्यात्म। और 12th हाउस क्या है? ध्यान या योग है। और क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है। ये आपके विचारों का इन्वेस्टमेंट है, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए। राइट, आप 24 आवर्स को कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये मैटर करता है। ठीक है जी। जो व्यक्ति 6 8 12 को सही यूज कर सकता है, भले बड़े बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है। बड़े से वाला बिजनेसमैन क्या करता है? वो अपने 24 घंटे को पूरा प्लानिंग के साथ यूज करता है, मेहनत करता है, कर्म करता है। तो वो क्या करता है? वो इन्वेस्टमेंट उसके कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है और उसको रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका गेन है वो। राइट, वो व्यक्ति डोनेशन भी बहुत करता है। राइट, विच इज अगेन 12th हाउस। और वो व्यक्ति एक इंडस्ट्री खड़ी करता है जिसमें वो कई हजार लोगों को क्या करता है? नौकरी देता है। तो वो भी तो सेवा ही हुई कहीं ना कहीं। और 90% देख कोशिश से मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े धनी लोग हैं वो ओकल्ट से कनेक्टेड नजर आएंगे। ठीक है, आनंद महिंद्रा भी एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, धीरू मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये सभी कनेक्ट है स्पिरिचुअली। इनके पर्सनल पंडित होते हैं, पूजा आरती लेने के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, और जो नहीं करते वो अनिल अंबानी बन जाते हैं, आपके सामने उनका भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट दिस इज अ हार्श रियलिटी कि 6 8 12 को जो व्यक्ति रियल पहचानता है, अपने जीवन में उसको अपनाता है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। और किसी भी चार्ट में कैसा भी कोई भी संख्या लिखी हो, ये जो ये 2 3 घर है, ये आपके ये 6 छठा घर है, ये 8वां घर है, 12वां घर है। नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। इसमें मैंने ये मेष लगन की कुंडली ली है, इसलिए ये 6 8 12 ही आया। कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये आपके 6 8 12 है। और ये आपसे डिमांड करता है सेवा, आध्यात्म अर्थात ओकल्ट, और इन्वेस्टमेंट, योग, कनेक्ट। ठीक है, ये बेसिक है। बाकी इनके और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपका इन लॉज है आपका, फिर गड़ा हुआ धन है, फिर आपकी प्रॉपर्टी मतलब पूर्वजों से दी हुई जो प्रॉपर्टी है, अचानक आने वाला धन है। तो सबका अपना अपना है। ये आपका स्टेटस है, अगेन आपका बॉस है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन मोटा मोटा यही है: सेवा, ओकल्ट, इन्वेस्टमेंट और योग। ठीक है, इस पे किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, थैंक यू। ओके सर। केतु के लिए क्या उपाय करें? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वैसे हमें समझना होगा कि जब भी राहु और केतु की बात करते हैं, राहु और केतु हमेशा एक लाइन में मिलेंगे। सपोज मैं कहता हूँ 5th हाउस और 8th हाउस, ये मेरे राहु और केतु है। ठीक है, ये आपको हमेशा एक लाइन में मिलेंगे कुछ भी हो जाए। तो जब राहु और केतु 180 डिग्री अपार्ट होते हैं तो वो दोनों अलग नहीं हो सकते। इस चीज को आपको समझना होगा। हम भूल क्या करते हैं? हम राहु को यूज करते, केतु को भूल जाते हैं। अब आपने कहा केतु के लिए क्या उपाय करें? केतु के लिए उपाय तो आपको करना ही करना है, उसकी दशा हो ना हो। क्योंकि राहु आपको पॉइजनिंग करता रहता है। राहु का काम है वो अपना काम करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि ये आपका राहु है और ये आपका केतु है। ठीक है, ये आपका राहु है और ये आपका केतु है। अब जो राहु का नेचुरल स्वभाव है, भटकाव है, वो अपना काम कर रहा है।
और केतु का क्या है, कटिंग है, क्योंकि राहु जब भटकाता है तो केतु कट करता है। हमें समझना होगा, ये दोनों साथ में चलते हैं। राहु का भटकाव और केतु की कटिंग दोनों साथ साथ चलती है, अलग नहीं चल सकती है। इसीलिए अगर केतु कट कर रहा है तो वहां राहु भटका रहा है। ठीक है। और अगर राहु दिशा दे रहा है तो केतु कटिंग कभी नहीं करेगा। अब राहु की रेमेडी किसके पास है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, केतु के पास है। एम आई राइट है? अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो अगर मेरे राहु की रेमेडी केतु के पास है, तो केतु का उपाय करने के लिए मुझे क्या करना है, कनेक्ट होना है जड़ से, रूट से कनेक्ट होना है, रूट से कनेक्टेड। अब आपका रूट क्या है, हम जो स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, जो ऋषि मुनि ने ज्ञान दिया, वही तो जड़ है। एम आई राइट है? यही तो जड़ है। Yes. उसके बाद कि यही नहीं, आप किसी रिसर्च का बेस है, वो भी केतु ही है। ठीक है। किसी चीज का बीज वो भी केतु ही, क्योंकि जो जो चीज दिखती नहीं है। अगर मैं आईटी की बात करूं, तो जब मैं बैकएंड की बात करता हूँ, जो बैकएंड पे कोडिंग होती है, वो भी केतु है। बैकएंड में जो कोडिंग होती है वो भी केतु है, क्योंकि दिखता नहीं है। तो जो भी चीज इनविजिबल है, इनविजिबल का मतलब है अ, जो आप देख नहीं सकते हो सामने से, ठीक है, वो सभी केतु है। हालांकि राहु भी इनविजिबल है, लेकिन राहु रिजल्ट है। राहु क्या है, रिजल्ट है, हमें ये समझना होगा। राहु इज ए रिजल्ट और केतु क्या है, सोर्स। तो अगर आप सोर्स पे ध्यान नहीं दोगे, सोर्स पे ध्यान नहीं दोगे तो रिजल्ट कैसा होगा, बुरा होगा। राइट। तो केतु की रेमेडी करनी है तो आपको एक चीज समझना है कि आपको किसी भी चीज के जड़ पे जाना है। ठीक है, मेहनत करनी है। ये आपका रिजल्ट है, और ये क्या आपका सोर्स। आपका सोर्स ही गलत होगा अगर, तो आप रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट है रॉन्ग? हाँ ना तो बोलिए। जी सर। ठीक है। केतु Yes, के sir. लिए आप आध्यात्म से कनेक्ट हो सकते हैं, आप शिव जी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप किसी भी चीज को जड़ में जाके रिसर्च कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, जड़ में जाते हैं, बैकएंड पे कोडिंग देखते हैं, किसी भी चीज को बहुत ही ध्यान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगेन, ध्यान इज राहु। ठीक है। बट ध्यान से कनेक्ट करते हुए आप किसी चीज के सोर्स में जाते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, वो केतु का काम करते थे, और उनको फल कहाँ मिला, राहु के रिजल्ट के रूप में। इतनी सारी मिसाइलें दे दी देश को उन्होंने। राइट। अगर नरेंद्र मोदी बोल तो वो भी केतु का काम ही करते हैं, बट रिजल्ट उनको राहु देता है। रिजल्ट कभी केतु नहीं देता है, रिजल्ट राहु ही देता है। लेकिन बिना केतु के रिजल्ट संभव नहीं है। इसलिए केतु के लिए आपको हमेशा किसी भी चीज को छोटे लेवल पे, एक व्यक्ति अगर बड़ी इंडस्ट्री ओपन करता है उसको लेकिन ये नहीं पता है कि छोटे लेवल पे काम कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, वह मटेरियल कहाँ से आता है, क्या आता है, तो वो सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बच्चों को पहले कुछ दिनों तक प्लांट में, कंपनीज में छोटे लेवल पे काम कराते हैं, ताकि वो सीखे। सुना होगा आपने ये बात। राइट। एक हीरा व्यापारी है सूरत का, जिसने लोगों को कई हर साल गाड़ियां देता है। उसने भी अपने बेटे को क्या किया था पता है क्या, 2 महीने के लिए उसको कुछ 5-5 हजार 10 हजार रुपए दिए थे, बोले जा तू खुद की नौकरी कर, 2 महीने तुझे सर्वाइव करना है। उसको पुणे भेज दिया था। और तुझे ये नहीं बताना कि तू इतना बड़ा बिलियनर है, मिलियनर है। अकाउंट एक्सेस, सब एक्सेस छीन लिया। बोला यू नीड टू नो हाउ टू सर्वाइव एट द ग्राउंड लेवल। और ये मैंने कई बार देखा है, जितने बड़े बड़े व्यापारी है, इनफैक्ट मुकेश अंबानी इज अ केमिकल इंजीनियर, बट धीरू भाई अंबानी ने उसको प्लांट लेवल में काम कराया है, 3-3 4-4 6-6 महीने ट्रेनिंग दी है। समझे बात को? क्योंकि आपको जड़ सीखना पड़ेगा, और जो व्यक्ति उसे जड़ से कनेक्टेड है, वही राहु के भटकाव से बच सकता है, क्योंकि वो अपने सोर्स पे काम करता है, अपने जड़ पे काम करता है। और जिसने अपने जड़ों को मजबूत कर लिया है, तो उसका रिजल्ट हमेशा फ्रूटफुल होगा और पेड़ भी बहुत ही बड़ा होगा। यही है केतु की रेमेडी, सिंपल एंड सोबर। कभी केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। केतु कटिंग तब करता है जब राहु भटकाता है, लेकिन अगर आप केतु को सही यूज कर लो, तो सीरियसली कह रहा हूँ, राहु केतु के अंतरदशा महादशा से बेटर समय नहीं हो सकता है। वो आपको दोनों आसमान की बुलंदियों पे लेके चले जाएंगे। लेकिन केतु इज अगेन इंटेंट, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका इंटेंट गलत है,
केतु आपका साथ कभी नहीं देगा। ध्यान देना आप इस बात को। अगर आपका उद्देश्य गलत है, अगर आपका उद्देश्य केवल प्राप्ति है, भौतिक सुखों की प्राप्ति है, तो केतु आपका कभी साथ नहीं देगा। केतु ये कहता है कि तुम केवल पवित्र इंटेंट रखो, जो भगवत गीता सिखाता है। क्या क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो केवल अधिकार तेरे कर्म करने में, 24 आवर्स के यूटिलाइजेशन में। इसलिए 12th हाउस को केतु का हाउस कहा जाता है। ठीक है, इस पे कोई शक, कोई डाउट? हमने कई क्लासेस लिए, इस पे कई क्लासेस लिए। ठीक है। इनफैक्ट राहु केतु मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी यही करता है, और इसकी रेमेडी इससे ज्यादा मुझे मिली नहीं कभी। बहुत कई सालों का रिसर्च है। आप इसको बैलेंस कर लोगे, सीरियसली बता रहा हूँ, आप आपको राहु केतु कभी परेशान नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। नहीं कर पाओगे, यू विल बी ऑलवेज इन ट्रबल। कीप दिस इन माइंड। ठीक है, कोई सवाल इस यस पे? सर। जी सर। नो। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, I hope it's applicable to Kalsabd Yog as well, where Rahu is associated with all planets, not just sun or moon like that. ठीक है, excellent question है ये भी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कालसर्प दोष से आप क्या समझते हो? जब सभी प्लेनेट राहु एंड केतु के एक्सिस में आ जाते हैं। हम्म, ठीक है। अब अच्छा अच्छा, हाँ सर। कालसर्प को मैं योग कहूं या दोष कहूं? योग। अब ये सवाल कौन डिसाइड करेगा? एक तरफ मैं लिखता हूं योग, ठीक है, और दोष। सही लिखा ना मैंने मैम? कालसर्प योग और दोष। यस सर। हमें समझना होगा, देखिए, हम कालसर्प से डर जाते हैं। हाँ, कालसर्प परेशान करता है, आप लोग गलत नहीं हो, लेकिन वो परेशान क्यों कर रहा है? आप लोग ना हर चीज में क्यों ढूंढना चालू करो। एस्ट्रोलॉजी आपको सिंपल लगने लगेगी। आप लोग रट्टा मत मारो। जिस दिन आप क्यों दोस्त देखना चालू करोगे ना, वो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कल की क्लास में थे आप लोग, कल भी मैंने यही पूछा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। बस, इसके जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है, अब योग और दोष की जब बात करते हैं कालसर्प के, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ। जब हम योग और दोष की बात करते हैं, आपको पता है कि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, हमेशा। ये तो पता है आप लोगों को। अगर राहु 4th हाउस में है, तो केतु का है 10th में, एंड वाइस वर्सा। आमने सामने रहते हैं। बिल्कुल आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री। हमने अभी भी चर्चा की थी कि राहु केतु को अलग नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप राहु का उपाय करें तो बिना केतु के संभव नहीं है। एग्रीड? जी। एंड वाइस वर्सा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, राहु और केतु दोनों वक्री होते हैं। वक्री का मतलब समझिए, उनकी ये दिशा होती है। ठीक है जी। अच्छा, राहु केतु क्या है, आप लोग को ये भी पता है कि एक राक्षस का शिव जो है, वो क्या है? राहु है। और उसका जो धड़ है वो क्या है? केतु है। कहानी पता है ना माइथोलॉजी की आप लोगों को? तो अगर मैं जी सर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यस। कहूँ, तो ये मेरा राहु है। ठीक है जी। और ये नीचे वाला क्या मेरा? केतु। नीचे वाला क्या है? केतु है। अब हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। अगर ऊपर वाला राहु है, नीचे वाला मेरा केतु है,
अगेन आई एम टेलिंग, ऊपर वाला राहु है, केतु नीचे वाला केतु है। तो किसके पास बुद्धि या किसी के पास दिमाग नहीं है? केतु के पास। और किसके पास केवल दिमाग है, बाकी कुछ नहीं है? वो है राहु के पास। तो जो एक्चुअल दृष्टि काम करती है वो राहु की करती है। तो जब हम कहते हैं राहु और केतु के एक तरफ एक्सिस में, तो लोग दोनों तरफ मानते हैं। मेरा ही मानना है कि राहु के दृष्टि मतलब राहु जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में अगर सभी प्लैनेट आ जाते हैं तो क्या कहलाता है वो? कालसर्प। कालसर्प का तात्पर्य यह है कि ये जो सांप होता है, सांप स्नेक, जो मेरा जो स्नेक होता है स्नेक, ठीक है, वो स्नेक का, ये समझो सांप का मुंह है, ठीक है, और ये सांप का पूंछ है। एग्रीड? तो जो सांप का मुंह है उस तरफ सभी प्लैनेट आ गए, तो क्या कर रहा है सांप? क्या कर रहा है? विष छोड़ रहा है। और जब सांप विष छोड़ेगा तो प्रभाव कहाँ कहाँ जाएगा पता है? सपोज ये मेरा राहु है, तो राहु का प्रभाव कहाँ कहाँ जाएगा? सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा पता है? वो जिस भाव में बैठा है वो तो हमेशा ही पड़ेगा। एम आई राइट अबाउट? राइट सर। ठीक है। तो मैं इसमें एक ये ले लेता हूँ, प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। एक जिस भाव में बैठा है, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट भाव है वहां पे, क्योंकि वो पड़ोसी हुआ। उसके बाद राहु की पंचम दृष्टि होती है यहाँ पे। ये तीन भाव में राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। एग्रीड? अगर समझो यहाँ पे कोई जी। प्लैनेट नहीं बैठा है और राहु के डायरेक्ट प्लैनेट यहाँ बैठा है, तब भी उस पर प्रभाव होगा क्योंकि राहु उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो होता यूं है कि जब कालसर्प योग बनता है, और ये एक यहाँ पे भी क्योंकि जो केतु के साथ बैठा है, जब कालसर्प योग बनता है तो प्लैनेट जो होता है, राहु जो होता है, मैक्सिमम प्लैनेट एक ही साइड आ गए, राहु की दिशा में आ गए, तो उसको केवल दो हाउस का हॉरिजॉन मिलता है। एक होता है राहु से फोर्थ हाउस, एक होता है राहु से सिक्स्थ हाउस। बाकी सभी प्लैनेट कालसर्प के प्रभाव में बन जाते हैं। उसमें भी कोई एक 6 8 12 बन जाता है, वो भी एक दिक्कत है। अब राहु अगर नेगेटिव है, अब राहु अगर भटकाव है, ठीक है, अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, राहु अगर भटकाव है तो क्या करेगा? भटका देगा। वो सभी प्लैनेट से गलत डिसीजन करवाएगा। वीनस है, ठीक है, व्यक्ति की कुंडली है, वीनस से पत्नी से झगड़ा करा देगा। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी से बिजनेस में गलत डिसीजन करवा देगा, ठीक है। उसके बाद जुपिटर है, जुपिटर को भी मिसगाइड कर देगा, जो कि ज्ञान का कारक है। सूर्य है, सूर्य आत्मा है, सूर्य सन भी है, वहां पे भी दूषित कर देगा। तो राहु भटकाव करता है पॉइजनिंग करके। इसीलिए जब ये भटकाव या पॉइजनिंग होती है तब यह क्या कहलाता है? दोष, जिसे हम कहते हैं कालसर्प दोष। इसकी पूजा में क्या करते हैं हम लोग? राहु केतु के मंत्र जाप किए जाते हैं। फिर एक सोने का नाग जो सांप का रूपक है, वो हम शिव जी पे चढ़ाते हैं। उपाय फिर से कहा गया, शिव जी, शंकर जी। अब मुझे बताइए केतु का उपाय मेरे किसके रूप में बताया हुआ है? शंकर जी के रूप में बताया हुआ है। अगर आप यही उपाय अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर आप यही उपाय अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं, तो क्या ये दोष रह जाएगा या योग बन जाएगा? ये बताइए मुझे। योग बन जाए। योग बन जाएगा। अगेन रेमेडी रिमेन्स द सेम जो हमने बताया हुआ है। आप जैसे ही केतु को यूज करने लगते हो अपने जीवन में राहु के उपाय के लिए, तो राहु क्या हो गया? ध्यान में कन्वर्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि राहु जो है फैलाव में कन्वर्ट हो गया। राइट? और ध्यान, और जब ये राहु फैलाव और ध्यान में कन्वर्ट हो गया तो क्या देगा पता है? यही राहु पॉजिटिव दृष्टि देने लगेगा और यही व्यक्ति सफल हो जाता है। क्योंकि मैंने काल सर्प दोष को योग में कन्वर्ट होते कई बार देखा है। मैंने फॉरेन में कई ऐसे लोग देखे जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, उन्होंने पूजा भी करवाई थी, प्लस उन्होंने राहु को पॉजिटिवली यूज किया। किसी भी चीज के रिसर्च में जड़ में जाते हैं, केतु को यूज करते हैं, और वो राहु डिवाइन हो गया, राहु की दृष्टि डिवाइन हो गई। पितरों का उपाय बहुत करते हो। राहु और केतु का जो उपाय करता है ढंग से, डन। वो क्या हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फैलाव और ध्यान में। और ये व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल हो जाएगा। तो दिस इज अ केस ऑफ
दिस इज अ प्योर कट केस ऑफ नॉट अ दोषा, इट इज अ योगा। एग्रीड? कोई शक इस पे? No. कोई सवाल इस पे? No. थैंक यू। केतु से कैसे जुड़े? अगेन मैंने इसका आंसर हालांकि दे दिया है। केतु से जुड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। केतु आपका रूट है, राइट? केतु आपकी जड़ है। केतु आपका कनेक्ट है, और केतु आपका इंटेंट है। जब भी आप किसी के लिए कोई भी अच्छा काम करें, आपका उद्देश्य बहुत ही प्योर होना चाहिए। आपका उद्देश्य प्योर होगा, अनकंडीशनल होगा, निस्वार्थी होगा, आप केतु से जुड़ने लगेंगे। आपका जो कनेक्ट है अलमाइटी से होना चाहिए। आप जैसे अलमाइटी से कनेक्ट करने लगेंगे, आप यकीन मानिएगा आप केतु से कनेक्ट होने लगेंगे। केतु जड़ की बात करता है, रूट की बात करता है। अब वो रूट और जड़ क्या है? एनीथिंग बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब समझिए, एनीथिंग बैकएंड जो दिखता नहीं है। और जब भी आप बेसिक्स में जाते हैं और उसको नरिश करते हैं, जब हम किसी के कैरेक्टर की बात करते हैं, एक बच्चे को हम जब ज्ञान सिखाते हैं, छोटे बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? हम उसके केतु पे काम कर रहे हैं, केतु पे। जो व्यक्ति ये करता है वो केतु से कनेक्टेड है। जो व्यक्ति छोटे काम को बड़ा कर, छोटा काम करता है, छोटे काम को इंटरेस्ट के साथ करता है। छोटे का मतलब है जिसमें आपको आउटपुट ना मिले, ठीक है? 10 रुपए का काम हो, 5 रुपए का काम हो, ग्राउंड लेवल का काम हो, झाड़ू मारने का काम हो, वो सभी व्यक्ति केतु से कनेक्ट करता है। और फिर उसमें ये सोचता है कि इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं फर्दर। तब वो राहु से कनेक्ट करना चालू करता है, तब वो एक्सपांड करता है। तो केतु से जुड़ना सिंपल है, अपने आप को कनेक्ट करना छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। और राहु बोलता है आसमान। लेकिन आसमान जो है वो बिना जमीन के नहीं संभव है। जो बड़े पेड़ होते हैं वो आसमान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसकी जड़ हमेशा जमीन के नीचे होती है। तो केतु से जुड़ने के लिए आपको हर उस चीज से कनेक्ट होना है जो कि जमीन के नीचे है। सो कनेक्टिंग टू रूट्स इज योर केतु। ठीक है? इस पे काफी क्लासेस ले चुके हैं हम लोग। प्लीज आप लोग क्लासेस देखना। क्लियर? Yes, sir. We should read the whole Vartalap given in Vishnu Sahasranam or just do the part of 1000 names? देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में एक डिवाइन है। जी कौन है? विष्णु जी कौन है? पालन करता, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर। जब हम गॉड बोलते हैं, GOD गॉड, तो उसमें हम बोलते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय। तो जो बीच का ओ है, उनका संबंध विष्णु से। एम आई राइट अबाउट? राइट सर। ठीक है, इस पे भी हमने क्लास ली है। अब जब ऑपरेटर, जब वो सृष्टि के रचना करता, ऑपरेटर, ठीक है, जब हम उनकी बात करते हैं, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उनके 1008 नाम या सर 1000 नाम का पाठ करते हैं। ठीक है? अब वो जो पाठ होता है वो बहुत ही डिवाइन है। अब यूजुअली एडवाइजेबल है कि एक बार आप वो वार्तालाप पढ़े। वार्तालाप क्या है? उसके अंदर एक डिस्कशन है, ठीक है? जो डिस्कशन है वो उसके महत्व को दर्शाता है। उससे आपको समझ में आएगा कि इस पाठ का महत्व क्या है। लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट है वो ये देता है 1008, 1000 नाम। इसमें टोटल कितने श्लोक है, कोई बताएगा? 108। 108 श्लोक है। और ये सभी श्लोक 27 नक्षत्र के पद से कनेक्टेड है। और इनके देवता होते हैं, सभी के एक देवता है।
इसलिए कहा जाता है कि हर श्लोक से संबंधित, मतलब आपका जो प्लैनेट है और जिस नक्षत्र में बनता हो, आप अगर उस शक्ति या उस स्टांजा का भी जाप कंटिन्यूस करते हैं तो वो प्लैनेट कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि उससे संबंधित देवता कनेक्ट होंगे। तो जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, तो उसके अंदर पहली बात तो संस्कृत में एक वाइब्रेशन है, आप उस एक वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं, प्लस कहीं ना कहीं आप उस देवता से कनेक्ट होते हैं जो आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वार्तालाप समझने के लिए है, और उनका 1000 नाम जो है सहस्त्र नाम, वो उसका एक्चुअल रिजल्ट है जो आपको कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन? नहीं सर। थैंक यू। हवन किस प्रकार करना है, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, हवन करने की विधियां बहुत अलग अलग है, और बहुत डिटेल में करेंगे तो हवन बहुत ही डिवाइन और अलग कंसेप्ट है, जिसमें तर्पण, मर्जन और कई तरह की विधियां फॉलो की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो हवन करते हैं वो सात्विक हवन करते हैं। सात्विक हवन, सात्विकता के साथ साथ हमारा उद्देश्य जो होता है वो होता है टुवर्ड्स प्लैनेट, टुवर्ड्स डेटी। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो भाव होता है, भाव और संकल्प। भाव प्लस संकल्प पे ध्यान दें, आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। संकल्प कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका उद्देश्य बहुत ही पवित्र है, बोलिए हे माता, मैं बस आपके याद में या आपकी श्रद्धा भाव से कर रहा हूँ। हवन करने के लिए हवन कुंड होता है, हवन कुंड कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग चौकोन बनाते हैं, कुछ लोग त्रिकोण का बनाते हैं। जो देवी का हवन कुंड होता है वो त्रिकोण होता है। सपोज आपके पास चौकोन हवन कुंड है तो आप उसके अंदर भी लकड़ियों को त्रिकोण फॉर्म में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपने हवन कुंड ले लिया, आपने हवन कुंड में लकड़ियां रख दी, अग्नि प्रज्वलित कर दी, फिर आप क्या करते हो, आचमन करते हो। आचमन कैसे करते हो, ओ विष्णु विष्णु विष्णु, क्योंकि सृष्टि के पालन करता विष्णु जी है, हम उनको आधार मान करके आचमन करते हैं गंगा जल से या जल से 3 बार कि आप आइए, तो हे ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि हम 3 बार करते हैं, जो कि रचयिता, पालन करता और उसके बाद उसका संहार करता, तीनों के रूप में इसको हम 3 बार आचमन करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि मैं फला फला उद्देश्य से इस संकल्प से हवन आरंभ करने जा रहा हूँ, सभी शक्तियां आइए और हमें अनुग्रहित कीजिए। उसके बाद आप क्या करते हो, हवन आरंभ करते हो। हवन में सबसे पहली आहुति किसको होती है, गणेश जी और अग्नि देवता को, क्योंकि हवन का ट्रांसफॉर्मेशन, हवन का पर्पस क्या है, हवन का सोल पर्पस है जल तत्व प्लस पृथ्वी तत्व को क्या कर रहे हो, रूपांतरण कर रहे हो, किसमें, वायु तत्व में। और इस रूपांतरण को हेल्प कौन कर रहा है, अग्नि तत्व। सिंपल है। इसीलिए हम पहले गणेश जी जो कि गुणेश है और अग्नि देवता को पहली आहुति देंगे। उसके बाद आपके कुल देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, इनको देना है, और उसके बाद आपका जो मंत्र जाप है। ठीक है, 10 दिक्पाल भी ले लेना है।